हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 ग्रेड सी एन डी। ये जो ग्रेड सी एन डी है ना, इसमें बहुत लोगों को डाउट रहता है कि इसमें क्या कट ऑफ रहती है, क्या एज लिमिट रहती है, क्या वैकेंसी जाती है, क्या सैलरी होती है। तो कंप्लीट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ग्रेड सी एन डी का डिफरेंस मैं बताने वाला हूँ, जिसमें मैं बात करूँगा एज लिमिट हो, वैकेंसी हो, सैलरी हो, कट ऑफ फ्री की हो, शॉर्ट हैंड स्पीड क्या होती है, क्या टैपिंग मांगी जाती है, सभी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में। तो कंप्लीट वीडियो को देखना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको इस पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत लोग कन्फ्यूजन ये होता है कि ग्रेड क्या होता है, और बहुत लोग क्या होता है ना, ग्रेड को ना ग्रुप समझ लेते हैं। ग्रुप पी समझते हो ना, ग्रुप ए बी सी डी जो लेवल होते हैं जॉब की, वो समझ लेते हैं। तो ये वो नहीं है। ठीक है, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी, ये सी जो है ना, ये एक इसमें जो स्टेनोग्राफर डिनोट करती है वो एक सीनियर स्टेनोग्राफर को डिनोट करती है, और जो ये डी है वो एक कह सकते हो कि नॉर्मल एक स्टेनोग्राफर को डिनोट करती है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होती। ग्रेड यानी कि सैलरी की भी होती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें डिफरेंस होती है ग्रेड सी एंड डी में। लेकिन एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है कि इसका मतलब कि होता क्या है, लेकिन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है इसका मतलब यही होता है। ग्रेड सी का मतलब कि एक सीनियर स्टेनोग्राफर होते हैं, और डी होते हैं कि स्टेनोग्राफर होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसी के अनुसार हमें सैलरी, उसी के अनुसार वैकेंसी देखने को मिलती है, उसी के अनुसार कट ऑफ भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो लेकिन ये ग्रुप तो नहीं है, ग्रुप मत समझना है इसको। तो कौन से ग्रुप में आती है ये जो ग्रेड सी है, ये किस ग्रुप में आती है ना, जॉब की किस प्रोफाइल में आती है। तो जो ग्रेड सी जो है ना, वो ग्रुप बी में आती है। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट होती है ग्रुप बी में। ठीक है, और ये जो ग्रेड डी है ना, ये ग्रुप सी में आती है। तो बहुत लोग बोलते हैं ग्रुप डी है, ग्रुप डी का नौकरी है। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये ग्रुप सी में आती है। ये डी वाले ग्रुप सी में आती है, और सी वाला जो है ग्रुप बी में आती है। ठीक है, तो लेकिन ये इसका जो ये स्टेनोग्राफर है, एसएससी स्टेनोग्राफर में ग्रेड सी एंड डी, ये स्टेनोग्राफर को डिनोट करती है। तो देखो, ग्रेड सी एंड ग्रेड डी मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले एज लिमिट की बात करती है, बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है। देखो, एज लिमिट जो ग्रेड सी की होती है वो 30 ईयर्स होती है। ठीक है, 30 ईयर्स तक आप ग्रेड सी का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ग्रेड डी का आप 27 ईयर्स तक का ही फॉर्म भर सकते हो। तो लेकिन ये पता कैसे चलेगा कब कैसे फॉर्म भरना आ जाता है। लेकिन जो जब फॉर्म भरने जब आप जाओगे, वहीं पे आपसे पूछ लिया जाता है कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हो किस ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हो, ग्रेड सी के लिए कर रहे हो या ग्रेड डी के लिए कर रहे हो, या फिर एक ऑप्शन ये भी रहता है बोथ ग्रेड सी एंड डी। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बोथ ग्रेड सी एंड डी ही मारते हैं। ठीक है, लेकिन आपकी एज अगर 29 है, 28 है, तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा ही नहीं ग्रेड डी वाला, क्योंकि इसकी एज लिमिट 27 है। आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ग्रेड सी की ही रहेगी। ये बात को आपको ध्यान रखना है। आगे और भी डिफ्रेंशिएशन हम डिफरेंस समझते हैं दोनों में क्या होता है। जैसे कि एज लिमिट समझ में आ गया होगा। वैकेंसीज क्या होता है कि इसमें ग्रेड सी, चूँकि ये इसमें क्या होता है कि बहुत ही कम होते हैं, लेस वैकेंसी जो होते हैं। ग्रेड डी में वैकेंसी ज़्यादा होते हैं, है ना। आगे समझेंगे क्यों कम होते हैं, क्यों ज़्यादा होते हैं, लेकिन इतना समझो कि ज़्यादा इसमें कम होते हैं, और ग्रेड डी में क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हम समझ लो 50 वैकेंसी ग्रेड सी में आई, तो लगभग 400-500 आती है ग्रेड डी में। ऐसे इस तरह से वैकेंसीज आती है, इनकी लगभग ऑलमोस्ट कह सकते हो 9 गुना 10 गुना ज़्यादा ही वैकेंसीज आती है दोनों में। कभी कभी तो इसमें तो 20-25 वैकेंसी जाती है, ऐसा भी हुआ है बहुत बार। कभी कभी इसमें 100 वैकेंसीज भी आती है, तो इसमें 1000 भी आ जाती है। ऐसे वैकेंसी डिपेंड करती है, हर साल अलग अलग आती है। सैलरी क्या होती है, सैलरी इसमें क्या होता है कि ये ग्रेड सी की पोस्ट है, ज़्यादा ग्रुप बी की पोस्ट है, ग्रेड सी में आती है। सीनियर स्टेनोग्राफर बनते हो आप, पीए बनते हो, तो इसकी सैलरी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ग्रेड डी। तो इसकी जो सैलरी होती है ना, वो 46 ग्रेड पे जो होती है, 46 ग्रेड पे होती है, और ये 42 ग्रेड पे के अंदर आती है। डिपेंड ये कैसे मिलेगा, ये मिलेगा आपको आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, सीबीटी मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर आपके सीबीटी मार्क्स अच्छे हैं, अगर बहुत ज़्यादा है, रैंक अच्छे आ रहे हैं, तो ये आपको मिल सकती है। लेकिन आपके मार्क्स उतने नहीं है, तो आपको ये मिल सकती है। ठीक है, अब उससे भी आपको मार्क्स ख़राब है, लेकिन आपने क्वालिफाई कर लिया है, वैकेंसीज़ के अंदर आ गए, तो आपको ये ग्रेड डी वाले मिल सकती है, जो कि होती है, इसकी सैलरी क्या होती है 2400 ग्रेड पे के अंदर आती है ये। तो ये समझो कि सैलरी क्या होती होगी। देखो, इसकी जो सैलरी होती है, ये ग्रेड 46 ग्रेड पे में आपकी सैलरी जाएगी 75,000 के आसपास होती है। ठीक है, कम ज़्यादा होगा, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर, आपकी सिटी में जॉब कर रहे हो। ये जो 4200 ग्रेड पे की सैलरी आपको 60,000 के आसपास होती है, और 2400 ग्रेड पे की जो जॉब होती है, इसकी सैलरी 40 से 42,000 के आसपास होती है, डिपेंड करता है सिटी के ऊपर। ठीक है, कट ऑफ डेफिनेटली है कि कट ऑफ इसकी हाई जाएगी, क्योंकि इसकी एक तो एज लिमिट ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा इसके लिए भी रहते हैं।
और आपकी इसकी सैलरी भी ज़्यादा है, वैकेंसीज भी कम है, तो वैकेंसीज कम है तो सैलरी ये कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी ही जाएगी। तो ये कट ऑफ इसकी बहुत ज़्यादा हाई जाती है, यानी कि उतने आपके मार्क्स होनी चाहिए इसके ग्रेड सी को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। और इसमें चूँकि लो कट ऑफ जाती है एज कम्पेयर टू ग्रेड सी। ग्रेड डी में आपकी कट ऑफ क्या होती है, लो होती है ग्रेड सी के कंपेरिजन में। और कट ऑफ क्या जहाँ बात आ रही है, तो कट ऑफ देखो यहाँ पे दो तरह से आपको ये दिखाया जाता है। पहला कट ऑफ जो होता है वो होता है आपका प्री का कट ऑफ, यानी कि दो कट ऑफ आती है, एक प्री आती है और एक फाइनल कट ऑफ आती है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले प्री में देखो क्या होता है कि से अगर आप मान लो दोनों के लिए एलिजिबल हो, आपने फॉर्म भरते टाइम लिखा है, तो आपके मार्क्स अगर मान लो कि 130 नंबर आपके मार्क्स आए, ठीक है, 130 नंबर आए, लेकिन कट ऑफ अगर इसकी जाती है 140 नंबर, ठीक है, लेकिन आपके मार्क्स थे 130 और इसकी जो कट ऑफ गई 125 नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि आपने तो ये तो क्वालिफाई कर लिया क्योंकि आपके मार्क्स 130 थे, तो आपका जो नाम आएगा ग्रेड डी वाले कैटेगरी में आएगा, ठीक है, ना कि इसमें आएगा, क्योंकि आप इसके कट ऑफ कितने गए 140, क्योंकि वैकेंसीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कट ऑफ, मैं आपको बताया था। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, तो आपको अब सारा प्रोसेस इसके अनुसार आपको करना पड़ेगा, शॉर्ट एंड टाइपिंग स्किल टेस्ट में इसके अनुसार प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसके बारे में आपको नहीं सोचना है उसके बाद, क्योंकि आपका नाम ही नहीं रहेगा ग्रेड सी वाले में, ठीक है। लेकिन यही कि आप 140 है, आपके 142 मार्क्स है, तो 142 मार्क्स है तो आप दोनों में आपका नाम रहेगा, तो आप फिर दोनों के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड क्या होता है और ये इसका यूज कहाँ होता है। देखो इसका जब आप प्री कट ऑफ क्वालिफाई करते हो तो आपके जो इसका नेक्स्ट स्टेज होती है वो स्किल टेस्ट होती है, ठीक है। इसमें कोई टीयर 2 ये मतलब मेंस नहीं होता है, इसमें एक स्किल टेस्ट होता है जिसमें आपको शॉर्ट हैंड टेस्ट देनी पड़ती है। शॉर्ट हैंड एक स्किल है, एक लैंग्वेज है जो कि आपको सीखना होता है, थोड़ा सा टाइम देकर आपको इसमें सीख सकते हो, ठीक है। जिसका मैं बैचेस अभी लाया हूँ, आप देख सकते हो कि बैचेस में आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है। मैं खुद बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ, इंग्लिश शॉर्ट हैंड, नॉट हिंदी शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में सिखाता हूँ बच्चों को। तो आप मेरा बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे चीज़ें मिलेगा, गाइडेंस भी अलग से मिलेगा, डॉट क्लासेस मिलेगा, बुक PDF मिलेगा, बहुत सारी चीज़ मिलेगा। आप देख सकते हो पॉज करके अच्छे से, फिर आप व्हाट्सअप मैसेज करके बैचेस को आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये अब शॉर्ट हैंड में सिखाता हूँ, उसके लिए अभी से ही शॉर्ट हैंड सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपका प्री हो जाएगा उसके बाद आप जाओगे शॉर्ट हैंड सीखने के लिए, फिर आपको बहुत दिक्कत होगी, या फिर नहीं निकला फिर नेक्स्ट ईयर के लिए आप तैयारी कर सकते हो, ऐसा होगा। क्योंकि इसमें ट्रिक्स सीखने के लिए 8 से 10 मिनट टाइम देना पड़ता है आपको। देखो इसमें बहुत लोग को ये भी डाउट होता है कि टाइपिंग क्या अलग से ली जाती है इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में। तो टाइपिंग अलग से डायरेक्टली नहीं ली जाती है, डायरेक्ट आपसे टाइपिंग नहीं मांगी जाती है कि 30 की हो 40 की हो, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली टाइपिंग मांगी जाती है। इनडायरेक्टली क्या होता है कि इनडायरेक्टली मतलब हुआ कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, यानी कि अगर टाइपिंग आपकी अच्छी होगी तभी आप आगे जाके जो शॉर्ट हैंड जो लिखोगे उसको ट्रांसक्राइब कर पाओगे, एक अच्छे एक जो टाइम दिया गया है उसके अंदर में आप टाइप कर पाओगे। नहीं तो फिर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं रहेगी तो आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे जो भी टाइम दिया रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए, भले वो डायरेक्टली आपसे टाइपिंग टेस्ट नहीं ले रहा है, लेकिन आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपको 40 के आसपास स्पीड आपको रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप शॉर्ट हैंड को बाद में टाइप कर सकते हो, अपने ट्रांसक्राइब कर सकते हो। तो देखो ग्रेड सी में क्या होता है, ये ग्रेड सी में स्पीड कितनी मांगी जाती है शॉर्ट हैंड की। तो जो शॉर्ट हैंड आप सीखोगे ग्रेड सी में, जो क्योंकि ये हायर ग्रेड पे की पोस्ट है, वैकेंसी भी तो कम होती ही है, तो हायर ग्रेड पे की पोस्ट है ना। तो इसमें जो स्पीड मांगी जाती है शॉर्ट हैंड की वो 100 WPM होती है, यानी कि शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एक पैसेज बोली जाएगी इंग्लिश में, आपको इस लैंग्वेज में आपको इस लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, एकदम 100 के स्पीड में बोली जाएगी, 1 मिनट में 100 वर्ड। और टोटल जो डिक्टेशन होगी वो 10 मिनट की होती है, ठीक है, 10 मिनट की बोली जाएगी। और ये 1000 वर्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है, बोली जाएगी। आपको इस लैंग्वेज में लिखना होगा, फिर बाद में इसी को पढ़ के आपको इंग्लिश में या हिंदी में जिस लैंग्वेज में बोला गया तो उसमें ट्रांसक्राइब करना होगा। तो ट्रांसक्राइब करने के लिए कितनी देर में क्या टाइम होती है, ट्रांसक्रिप्शन टाइम क्या होती है। तो जो हिंदी वाले होते हैं ग्रेड सी में जो हिंदी वाले होते हैं उसकी जो टाइमिंग है वो 55 मिनट सबको दिए जाते हैं ये टाइप करने के लिए, टोटल 1000 वर्ड्स को, ठीक है। और इंग्लिश में आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं इसको टाइप करने के लिए, टोटल 1000 वर्ड्स को, ठीक है। और उससे अगर ग्रेड डी में हम आ जाते हैं, इसमें भी तो टाइपिंग नहीं मांगी जाती है। ग्रेड डी में अगर आते हैं तो इसमें 80 WPM यानी 80 WPM आपकी स्पीड मांगी जाती है, ठीक है। देखो इसमें 100, इसमें 80,
यानी कि इसमें कम स्पीड मांगी जाती है क्योंकि इसमें वैकेंसी भी ज़्यादा है, आपको इसमें ग्रेड पे भी कम है, तो इसलिए इसमें 80 डब्ल्यूपीएम मांगी जाती है। और यानी कि इस ये भी 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी, और 10 मिनट के डिक्टेशन में आपकी जो टोटल वर्ड होंगे कितने होंगे, 800 वर्ड होंगे, 800 वर्ड होंगे, ठीक है। तो और इसमें ट्रांसक्रिप्शन टाइम कितने मिलते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि शॉर्ट हैंड को देखकर टाइप करने का टाइमिंग हिंदी वालों को मिलती है 65 मिनट मिलती है, और इंग्लिश वालों को मिलती है वो 50 मिनट्स मिलती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो फाइनल, ये मैंने वीडियो इतना बना दिया, अब फाइनल कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि लास्ट में कट ऑफ कैसे डिसाइड होता है। देखो कट ऑफ डिसाइड जो होता है ना, दोनों का अलग अलग आता है। मैंने ऊपर एक एग्जांपल बताया था कि 130 मार्क्स आपके हैं, ठीक है। मान लो वैकेंसीज आपके नाम सिर्फ डी में थे, ठीक है, डी में थे क्योंकि इसकी कट ऑफ 125 की। अब क्योंकि बच्चे क्या होता है ना कि ये शॉर्ट हैंड ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि एसएससी में थोड़ा सा इजी मैटर बोले जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जामिनेशन। तो जो शॉर्ट हैंड टेस्ट जो होता है ना टीयर 2 के, बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई करते हैं, जिसकी वजह से अब वैकेंसीज तो लिमिटेड ही है, तो बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर लिए, तो क्वालिफाई कर लिए तो आपको क्या करेगा कि आप एक कट ऑफ फिर से लाएगी, जैसे यहाँ 125, इसी कट ऑफ को 150 कर देगी, इतने मार्क्स बढ़ा दिया जाएगी, 145 कर देगी, वैकेंसी को डिपेंड करता है। तो 150 कर देगी, तो आपने तो क्वालिफाई कर लिया, आपने तो शॉर्ट हैंड टेस्ट भी क्वालिफाई किया, आपके 130 मार्क्स थे, लेकिन आप मेरिट जो कट ऑफ होती है फाइनल कट ऑफ में आपका नाम नहीं रहेगा, आपकी जॉब नहीं लगेगी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा क्वालिफाई कर लिए और वैकेंसीज कम थी, तो इस कट ऑफ को 150 कर दिया गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और एग्जांपल बता देता हूँ, अगर मान लो आप और इस सेम ग्रेड सी में भी होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, 160 के आसपास चली जाती है, लेकिन आपके मान लो कि 150 मार्क्स थे, ठीक है, 150 मार्क्स थे, और आपकी जो ये ग्रेड सी का मैं बात करता हूँ कि 140 गई थी प्री की कट ऑफ, इसमें 125 गई थी, 100 मार्क्स आपके इतने थे। अब दोनों आपने टेस्ट दिया, ग्रेड सी का भी टेस्ट दिया, ग्रेड डी का भी टेस्ट दिया, दोनों का अलग अलग एग्जाम होता है, दोनों का एक दिन होता है, एक ही दिन होता है, लेकिन शिफ्ट अलग होती है, ठीक है। ये इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा जब मैं बताऊंगा कि कैसे टेस्ट होता है, ठीक है। लेकिन अभी इतना समझ लो दोनों का अलग अलग होता है, हिंदी वालों को दूसरे दिन होता है, इंग्लिश वालों को दूसरे दिन होता है, ठीक है। और उसी दिन जो होता है ना, इंग्लिश वालों के लिए अलग होता है, और मतलब एक शिफ्ट में होता है ग्रेड सी वालों का, ग्रेड डी वालों को दूसरे शिफ्ट में होता है, फिर हिंदी वालों को एक शिफ्ट में ग्रेड सी होता है, एक शिफ्ट में ग्रेड डी होता है, ठीक है। अगर आपका नाम दोनों में है तो आप दोनों शिफ्ट में जाओगे एग्जाम देने के लिए, एक में है तो एक में जाओगे एग्जाम देने के लिए। मान लो आपके 140 कटअप के, इसमें 100 प्री में 125 गई, 150 आपके मार्क्स थे, आपने दोनों का टेस्ट दिया, लेकिन आपने इसमें फेल कर गया ग्रेड सी में, क्योंकि हाई स्पीड में आएंगे तो आपने फेल कर गया, आपने सिर्फ ग्रेड डी 80 वाले पास कर गया, आपका जो मिस्टेक्स अलाउ थी पास कर गया। मिस्टेक्स बता देता हूँ लास्ट में। तो आपके क्या होगा कि आपके जो नाम होगी, अगर मान लो कट ऑफ डी की गई 145 गई, ठीक है, और एक सी की 155 गई, क्योंकि आपने इसको क्वालिफाई तो किया है ना ग्रेड सी को, तो इसमें तो नाम रहेगा नहीं। 145 इसकी फाइनल कट ऑफ गई, आपके मार्क्स 150 थे, आपने ये क्वालिफाई किया था, तो आपके नाम फाइनल लिस्ट में रहेगी, आपकी जॉब मिल जाएगी। अब मिस्टेक्स क्या अलाउड रहती है वो समझ लेते हैं। देखो मिस्टेक्स जो है ना ग्रेड सी के लिए, जो ग्रेड सी के लिए मिस्टेक्स आपके होंगे, ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करते हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज डिपेंड करते। तो इसकी जो मिस्टेक होती है, अगर जनरल कैटेगरी से आप हो, जनरल वाला हो, तो आपकी जो मिस्टेक होगी वो 5% अलाउड है, यानी कि 1000 में से 5% ही एरर कर सकते हो। और जो रिजर्व कैटेगरी है उसको 7% अलाउड है। रिजर्व मतलब ओबीसी, ST SC EWS, ठीक है। लेकिन ग्रेड डी में क्या होता है कि आपकी मिस्टेक्स अलाउड होती है, वो जनरल वालों के लिए 7% होती है, ठीक है, और रिजर्व कैटेगरी जो होते हैं उसको 10% होती है, ठीक है। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये पूरे डिटेल मैंने बनाया वीडियो। बाकी और भी चीज़ें जो बचा है मैं नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा, कैसे एग्जाम होता है कि हॉल में क्या माहौल रहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर तब ना समझ में आएगा सब कुछ चीज़ें। वीडियोज़ को लाइक करो, कोई डाउट होता है कमेंट करो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके पूछ सकते हो पर्सनल डाउट, ठीक है। और आपको जो भी शॉर्ट हैंड सीखना है अभी से, तो आप बैचेस ले लो, बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो